आज हम लोग लंबवृत्तीय शंकु के विषय में जानेंगे। लंबवृत्तीय शंकु जिसे प्रायः शंकु कहा जाता है। लंबवृत्तीय शंकु का अध्ययन करने के दौरान सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि लंबवृत्तीय शंकु किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी विमाओं के विषय में जानेंगे। फिर उसके बाद विमाओं के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। उसके बाद हम लोग लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के विषय में जानेंगे और अंत में लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के विषय में जानेंगे हम लोग। तो आइए लंबवृत्तीय शंकु के विषय में जानने के लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस समकोण त्रिभुज का नाम हम एबीसी रख देते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में हम लोग कोण बी को समकोण बनाए हैं। अब इस समकोण त्रिभुज को अगर इसके दो लंब रेखाओं अर्थात ए बी और बी सी इसकी दो लंब रेखाएं हुई अर्थात वैसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो इन दोनों लंब रेखाओं में से किसी एक के ऊपर किसी एक के अनुदिश इस त्रिभुज को अगर हम चारों ओर नचाते हैं तो क्या होता है। देखिए मैंने इसके लिए एक त्रिभुज बना रखा है। अब हम लोग इसमें इसे ए इसे बी और इसे सी मान लेते हैं और लंब रेखा ए बी के अनुदिश इस त्रिभुज को हम गोल गोल चारों ओर घुमाते हैं। देखिए ऐसे घुमा रहे हैं इसे हम लोग। तो ऐसे घुमाने से एक आकृति गोलाकार आकृति यहां स्पष्ट हो रही होगी आपको। वह इसी प्रकार की आकृति है। इसी आकृति को हम लोग शंकु कहते हैं। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज को उसके एक लंब रेखा के अनुदिश चारों ओर घुमाने से बनने वाली आकृति शंकु कहलाती है। अर्थात शंकु को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी समकोण त्रिभुज को उसके किसी एक लंब भुजा के अनुदिश अर्थात इस समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब भुजा एबी है या बीसी है तो एबी के अनुदिश घुमा दें या बीसी के अनुदिश घुमा दें। तो किसी एक के अनुदिश जब घुमाते हैं तो एक आकृति बनती है। इसी आकृति को शंकु कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे हमने क्या सोचा है कि इसको एबी के अनुदिश घुमा रहे हैं। तो एबी के अनुदिश जब इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर एक आकृति ऐसे बनेगी। तो इसी आकृति को हम लोग शंकु कहते हैं। शंक्वाकार आकृतियों के विषय में कुछ चर्चा किया जाए तो आप लोग आइसक्रीम खाए होंगे। आइसक्रीम वाला जो छोटा बर्तन जो होता है शंकु के आकार का होता है। जोकर की टोपी आपने देखी होगी या होली के समय जो टोपी लोग पहनता है अधिकांश टोपी जो होते हैं वह शंक्वाकार होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। आइए अब हम शंकु के विषय में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग शंकु के पृष्ठ किनारे और उनके शीर्षों के विषय में जानेंगे। तो शंकु में दो पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ इसका वक्र पृष्ठ होता है और दूसरा पृष्ठ जो होता है समतल पृष्ठ होता है जो वृत्तीय होता है। यह पृष्ठ वृत्तीय होता है। तो इसमें दो पृष्ठ हुए और किनारा इसमें सिर्फ एक ही किनारा होता है। ये नीचे वाला वृत्तीय किनारा जो है यही एक किनारा है और सिर्फ एक शीर्ष इसमें होता है। यह ऊपर वाला कोई दूसरा शीर्ष नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखें हम लोग इस शंकु में पृष्ठों की संख्या बराबर 2 एक समतल तथा एक वक्र, किनारों की संख्या बराबर 1 तथा शीर्षों की संख्या बराबर 1। अब हम लोग शंकु के विमाओं के विषय में जानेंगे कि शंकु में कौन कौन सी विमाएं होती हैं। जैसा हम लोग अभी देखे थे कि इस त्रिभुज को चारों ओर घुमाने से एक शंकु का निर्माण हुआ था। इसमें त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं जैसे ए बी और यह बी सी और यह तीसरा ए सी। तो ए सी जो है सो इसका कर्ण हुआ और यह लंब और यह आधार। अब देखिएगा कि ये तीनों भुजाएं इस शंकु में किस प्रकार से भूमिका निभाती हैं। देखिएगा इस भुजा ए बी के अनुदिश को चारों ओर ऐसे घुमाया गया है और इसको चारों ओर घुमाने से शंकु बना है। तो यह जो हुई ए बी भुजा जो हुई सो आधार पर क्या है तो लंब है 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी यह इस शंकु की ऊंचाई को दर्शाती है। फिर यह जो है यह बीसी जो भुजा है जो चारों तरफ ऐसे घूम रहा है यह भुजा त्रिज्या हो गई
क्योंकि इसके चारों ओर ऐसे घूमने से इसके आधार पर एक वृत्त बनता है। इसके चारों ओर ऐसे घूमने से इसके आधार पर एक वृत्त बनता है और उसी वृत्त की त्रिज्या है यह। तो इसको चारों तरफ घुमाने से क्या हो गया, यहाँ BC जो हुई सो एक त्रिज्या का काम कर दिया, यानी यह शंकु के आधार की त्रिज्या हो गई BC और AB क्या हो गई, तो AB इसकी ऊंचाई हो गई। और यह एक तीसरी भुजा जो इसकी बच रही है जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं, यह कर्ण जो है इस रूप में है, तो इस कर्ण को हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं या तिरछी ऊंचाई के नाम से जानते हैं। आइए इसे लिख देते हैं हम लोग। तो AB हो गई, इसे हम लोग ऊंचाई कहते हैं, जिसे H से सूचित किया जाता है। AC जो है सो यहाँ कर्ण है, यह तिर्यक ऊंचाई का काम करता है, इसलिए इसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है। और BC जो हो गई यह आधार की वृत्तीय आधार की त्रिज्या हो गई, इसलिए इसे हम लोग R से सूचित करते हैं। इस प्रकार से शंकु की तीन विमाएं हुई, एक ऊंचाई, दूसरी तिर्यक ऊंचाई तथा तीसरी आधार की त्रिज्या R। अब देखिएगा यहाँ ABC जो है सो समकोण त्रिभुज है और पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक संबंध बताया है। वह संबंध यहां पर भी कारगर सिद्ध होता है और इस शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या के बीच संबंध को स्थापित करता है। जैसे हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम तिर्यक ऊंचाई यानी L स्क्वायर बराबर लंब यानी कि इसकी ऊंचाई H स्क्वायर प्लस आधार यानी कि त्रिज्या R स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि तिर्यक ऊंचाई का वर्ग बराबर ऊंचाई का वर्ग जोड़ त्रिज्या का वर्ग। तो इस प्रकार से इन तीनों विमाओं के बीच हमने एक संबंध स्थापित कर दिया। अब L बराबर क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो यह रूट में चला जाएगा, यानी रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से L का मान यानी तिर्यक ऊंचाई का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। तो इस प्रकार से तिर्यक ऊंचाई जान गए। अब हम H अगर चाहे निकालने को तो H स्क्वायर बराबर R स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो यह L स्क्वायर में से R स्क्वायर घट जाएगा और जब इसका स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो यह भी रूट में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ऊंचाई का भी जान गए हम लोग कि H बराबर रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होता है। रूट वाली संख्याएं जो भी होती हैं सो प्लस माइनस दोनों चिन्ह में होती हैं, लेकिन यहाँ पे भुजा की लंबाई को बताना है और भुजा की लंबाई जो है सो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसके मान को ऋणात्मक नहीं लिख सकते हैं। तथा अंत में बचा R। अब त्रिज्या अगर हमें जानना हो तो H स्क्वायर को इधर भेजेंगे जो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर जब हटाएंगे तो लास्ट में यह भी रूट में चला जाएगा। इस प्रकार से R बराबर रूट अंडर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो हमने इस शंकु की तीनों विमाओं ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या के बीच संबंध को स्थापित कर दिए हैं। अर्थात इसमें से किसी भी दो का अगर पता हो तो तीसरे को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आइए अब हम लोग शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, शंकु को कैंची की सहायता से काट देते हैं और काट देने के बाद इसको ऐसे बोर्ड पे हम रख देते हैं। यह काटने के बाद कैसा दिख रहा है, अगर हम इसकी आकृति को खींच लें तो यह इस आकृति का दिख रहा है। अब यह आकृति एक वृत्त के तिरछे खंड की जैसे आकृति है। जैसे एक वृत्त हम बनाते हैं और इस वृत्त का कोई अगर एक टुकड़ा हम इसकी दो त्रिज्याओं की सहायता से अगर काट लेते हैं तो हमें इस प्रकार की आकृति मिल जाती है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती हैं, इसलिए कहीं भी अगर हम इसको मिला दें तो सबकी सारे त्रिज्याओं की लंबाई जो होगी समान होगी। उसी प्रकार से इससे इस बिंदु से अगर इस रेखा तक की दूरी कहीं भी देखें हम लोग तो सारी की लंबाई जो होगी समान होगी, कोई भी लंबाई छोटी बड़ी नहीं होगी। अब क्या करते हैं,
हम इस आकृति को सैकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं। अगर छोटे छोटे सैकड़ों टुकड़ों में मान लीजिए कि बांट दिया जाए, अगर इन्हें सैकड़ों टुकड़ों में बांट दें तो इस प्रकार से यहां से मिलने वाला प्रत्येक टुकड़ा लगभग एक त्रिभुज की आकार का होगा। और जैसा कि आप लोग देखे हैं कि यहां से यहां तक की दूरी हर बिंदु पर बराबर है, इसलिए यहां का जो लंब जो बनेगा वह भी जो होगा सो इसी की लंबाई का होगा, यानी बराबर होगा। और यह किनारा जो है वह इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और कर्ण को यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई लिया गया है जिसे L से सूचित किया गया है। तो इसमें प्रत्येक की लंबाई L के बराबर है। तो यहाँ का जो शीर्षलंब जो होगा वह L हो गया, और आधार को मान लीजिए हम यहाँ B1 मान लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ का जो आधार है इसको हम B1 मान लेते हैं, और इसकी ऊंचाई जो है सो उसे L मान लेते हैं। तो इस प्रकार से इसके हम लोग जितने भी टुकड़े किए हैं, अगर सभी टुकड़ों का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं और क्षेत्रफल निकाल करके उसको आपस में अगर जोड़ लेते हैं तो इस आकृति के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल हमने यहाँ निकाल लिया, तो इस दूसरी आकृति का क्षेत्रफल 1/2 गुने B2 गुने L हो जाएगा। L सबका बराबर है क्योंकि इस बिंदु से इस वक्र रेखा पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने की दूरी एकदम समान है। प्रत्येक रेखा की लंबाई समान है क्योंकि यह त्रिज्या होती है, यह त्रिज्यखंड की त्रिज्या है। L सबके लिए समान है। तो 1/2 गुने B2 गुने L, जो L हो गई सो इसकी ऊंचाई हो गई और B2 इसका आधार हो गया। इसी प्रकार से इस तीसरी आकृति का क्षेत्रफल देखें तो 1/2 गुने B3 और गुने L। अब जितनी भी आकृतियां हैं, जितने भी त्रिभुज इसमें बने हैं, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाले तो ऐसे ही निकालते चले जाएंगे। तो देखेंगे हम लोग कि सब में 1/2 और L जो है सो सब में कॉमन है, 1/2 और L कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1/2 और L को यहाँ कॉमन निकाल देते हैं। तो इनको जब कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, B1 बचेगा, इसमें B2 बचेगा, फिर इसमें B3 बचेगा। इसी प्रकार से ये जितने भी होंगे सबकी लंबाइयां हो जाएंगी, और इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो इन सबको जोड़ने के बाद हमें यह लंबाई मिल जाएगी। और हमें यह लंबाई जब मिलेगी तो यह लंबाई क्या है और कहां से आई है, तो आइए देखते हैं। तो हम देखेंगे कि यह लंबाई जो है इस शंकु के आधार की परिधि थी, और शंकु का आधार जो है सो वृत्तीय है, तो वृत्त की परिधि के बराबर हुई। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2πr होती है। तो इस प्रकार से इस आकृति का क्षेत्रफल 1/2 गुने L गुने 2πr हो जाएगा, और जब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो πr और L बचेगा। तो π × r × L हो जाएगा। इसलिए शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे संक्षेप में CSA यानी कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है, क्या हो जाएगा, तो πr/L हो जाएगा, जिसमें पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। जब तक कहा नहीं जाए कि पाई बराबर 3.14 लीजिए, तब तक हम लोग पाई का मान 22/7 ही लेते हैं। तो इस प्रकार से हम शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जान गए, जो क्या है, πr/L है। कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है कि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और पूछा जाता है कि उसकी त्रिज्या क्या है और उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो शंकु का CSA दिए रहने पर R बराबर, अगर हमें R जानना है कि शंकु की त्रिज्या क्या है, तो पाई और L को इधर भेज देंगे हम लोग, R निकल जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पाई और L जो है सो R के साथ गुना में है, इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी CSA बटा πL हो जाएगा। और वहीं अगर हमें तिर्यक ऊंचाई अर्थात L जाननी है तो हम क्या करेंगे, पाई और R को इधर भेज देंगे,
जो पाई और आर जो एल के साथ गुना में है इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी एल बराबर सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया बटा पाई आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब कर्व सरफेस एरिया दिया गया हो तब। अब हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जाने कैसे? शंकु में मात्र दो ही पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल चुके हैं कि पाई आर एल होता है, और समतल पृष्ठ जो होता है वह वृत्तीय होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है सो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके वक्र पृष्ठ में अगर वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लग जाता है हमें। तो पाई आर स्क्वायर जो है शंकु के आधार का क्षेत्रफल है, और इसमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल को जोड़ देते हैं तो हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लग गया। अब इनमें से क्या क्या कॉमन होने वाला है? तो पाई आर इसमें है, इसमें भी पाई आर है, तो पाई आर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें केवल एल बचेगा, और इसमें से पाई आर निकल गया तो आर स्क्वायर है तो इसलिए एक आर इसमें बच जाएगा, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो इस प्रकार से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे टी ऐसे कहते हैं क्या हो गया? तो पाई आर इंटू एल प्लस आर हो गया, और हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में सफल हो गए। अब आखिरी बचा है शंकु का आयतन। आइए देखते हैं शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं हम लोग। अब हमें जानना है कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो आयतन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए जगह को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन के विषय में इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जब घन, घनाभ और बेलन के विषय में पढ़े हुए थे तो हम लोग पढ़े हुए थे कि किसी वस्तु का आधार जितना जगह छेदता है अगर उसी प्रकार से वह वस्तु ऊपर की ओर चली जाती है, कहीं भी वह ज्यादा मोटी या पतली नहीं होती है, तो हम उसके आधार के क्षेत्रफल में से ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो हम उसका आयतन जान जाते हैं। तो बेलन में भी एकदम इसी प्रकार से हुआ था कि आधार का क्षेत्रफल हम निकाल के और ऊंचाई से गुना कर देते। घन और घनाभ में भी उसी प्रकार से हुआ था कि हम लोग इसके आधार का क्षेत्रफल निकाल करके और ऊंचाई से गुना कर दिए थे तो हम इसका आयतन जान गए थे। लेकिन शंकु की स्थिति दूसरी है। शंकु में हम लोग देख रहे हैं कि आधार इसका चौड़ा है और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है यह पतला होते जा रहा है। तो इसका आयतन कैसे जाने? इसके आधार के क्षेत्रफल में सिर्फ ऊंचाई से गुना करते तो आयतन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जैसे जैसे ऊपर जा रहा है पतला होते जा रहा है। तो इसका आयतन जानने के लिए क्या किया गया कि एक समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का बेलन और एक शंकु बनाया गया। तो समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का बेलन और शंकु बनाया गया। तो बनाकर जब किसी वस्तु को इस शंकु में डालकर और पूरा भर के जब इसमें डाला गया तो देखा गया कि एक बार में यह इसका 1/3 जगह छेदता है। दोबारा डाला गया फिर भर के तो यहां तक आया, और जब तीसरी बार डाला गया तो यह ऊपर तक इसको फिल कर दिया। यानी कहने का तात्पर्य है कि समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के एक बेलन और एक शंकु में जब शंकु से किसी वस्तु को भरकर बेलन में डालते हैं तो वह बेलन इस शंकु से डाले गए पदार्थों से 3 बार में पूरी तरह से भर जाता है। अर्थात इस बेलन के आयतन का 1/3 आयतन जो है वह इस शंकु का है। यानी इस बेलन के 1/3 आयतन के बराबर यह शंकु जगह छेदता है, इसलिए शंकु का आयतन इस बेलन के आयतन का 1/3 होगा। और बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आधार है वृत्तीय, यानी पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल हो गया, और इसमें ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो बेलन का आयतन निकल जाता है पाई आर स्क्वायर एच। और इसका 1/3 अगर हम कर दें यानी 1/3 से अगर इसमें हम गुना कर दें तो यह शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से शंकु का जो आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब शंकु का आयतन दिए रहने पर कहीं त्रिज्या ज्ञात करना हो, ऊंचाई ज्ञात करना हो तो इसके लिए क्या सूत्र होगा? अब शंकु का आयतन दिए रहने पर त्रिज्या बराबर क्या होगा? तो हम जानना चाहते हैं कि त्रिज्या क्या होगा। तो 3 पहले भाग में इधर भेजेंगे तो वह आयतन के साथ जाकर के गुना में हो जाएगा, यानी आयतन गुने 3,
फिर यहाँ पे पाई और एच जो है स्क्वायर के साथ गुना में है, यह आएगा तो भाग में चला जाएगा, बटा पाई एच हो जाएगा। और जब स्क्वायर इसका हटाएंगे तो वह आकर के रूट में बदल जाएगा। यानी कि शंकु का आयतन दिए रहने पर त्रिज्या बराबर रूट अंडर आयतन गुने 3 बटा पाई एच होता है। और अगर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 3 को भेजेंगे तो फिर आयतन में जाकर के 3 से गुना हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर जो है इसके साथ गुना में इसको भेजेंगे तो यह भाग में चला जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर। यानी कि शंकु का आयतन दिए रहने पर त्रिज्या बराबर रूट अंडर आयतन गुने 3 बटा पाई एच और ऊंचाई बराबर आयतन गुने 3 बटा पाई आर स्क्वायर। यानी आयतन का अगर 3 गुना करके और आधार के क्षेत्रफल से अगर भाग दे दें हम तो हमें ऊंचाई पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग शंकु के विषय में जानकारी अर्जित कर चुके हैं। बस इतना ही।